हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, आज क्या है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके कुछ पार्ट्स मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, और ये हमारा जो है आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं बच्चे। इसका आपको चैप्टर का नेम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेसिस सॉल्ट के जो मैंने पहले लेक्चर पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ाया था, जिसमें कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताए गए थे कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एसिड्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है, बेसिस है या फिर सॉल्ट्स हैं। और फिर मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स बताए थे, वीक एसिड बताए थे, मैंने ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में आपको पढ़ाया था, मिनरल एसिड्स के बारे में पढ़ाया था जिसे मैन-मेड एसिड्स भी बोले जाते हैं। और आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो बच्चे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आज आप लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, आज जो आप पढ़ने वाले हैं बच्चे उसका नाम क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो हम किसी भी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम स्टडी करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम कुछ एसिड्स के बारे में जानेंगे। जैसे कुछ साइंटिस्ट ने वहाँ पे आपको बताया है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, उसी में से एक एसिड है जिसे हम लोग बोलते हैं अर्हेनियस एसिड्स। क्या बोलते हैं बच्चे? अर्हेनियस एसिड्स, जो कि अर्हेनियस के थ्रू बताया गया था। तो अर्हेनियस एसिड्स होते क्या हैं? कैसे हम बोल सकते हैं कि एक अर्हेनियस एसिड्स है, या फिर एसिड्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी को ये हमें बताते हैं? क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे यहाँ से वो हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि अर्हेनियस एसिड्स का डेफिनेशन क्या होता है। कि अर्हेनियस एसिड को अगर हमें बताना है, डिफाइन करना है, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन देखेंगे, और डेफिनेशन के बाद क्या करेंगे, हम उस चीज को समझेंगे कि क्यों, मतलब इस डेफिनेशन को हम कैसे इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, द सबस्टेंस विच releases H plus ion in aqueous medium, ठीक, in aqueous medium are called अर्हेनियस एसिड्स। ठीक है बच्चे, यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है वो क्या बताया जाता है कि कोई भी ऐसा सबस्टेंस विच रिलीजेस H प्लस आयन, कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो H प्लस आयन को रिलीज कर रहा है, किसके प्रेजेंस में? एक्वस मीडियम के प्रेजेंस में। एक्वस मीडियम क्या होते हैं बच्चे? वैसा मीडियम जिसमें कि प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है, यानी कि वहां पे वाटर अवेलेबल होते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, या फिर वाटर प्रेजेंट होता है, सिंपल वे में अगर हम समझे तो। ठीक है, कि द सबस्टेंस विच रिलीजेस H प्लस आयन, कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो H प्लस आयन को रिलीज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे अर्हेनियस एसिड्स बोलते हैं। रिलीजेस H प्लस आयंस इन एक्वस मीडियम। ठीक है ना, किसी भी एक्वस मीडियम में, कोई भी जो एक्वस मीडियम है, अगर उस एक्वस मीडियम में H प्लस आयंस रिलीज हो रहे हैं किसी सबस्टेंस के थ्रू, तो उस सबस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं बच्चे एसिड्स बोलते हैं। तो ये H प्लस आयन ये होता क्या है, कैसे ये रिलीज करते हैं, कैसे H प्लस आयन का फॉर्मेशन करता है? तो सबसे पहले समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि H प्लस आयन बनता किससे होगा? तो हाइड्रोजन से बनते होंगे। H प्लस आयन किससे बनते होंगे बच्चे? हाइड्रोजन से बनते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया H। अच्छा, अब बताइए, हाइड्रोजन का जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं बच्चे? हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर। और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं। अर्हेनियस में मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये H प्लस आयन को रिलीज करता है। तो यहाँ जो H प्लस आयन को रिलीज कर रहे हैं, तो H प्लस आयन का फॉर्मेशन किससे हुआ होगा? हाइड्रोजन से हुए होंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होते हैं बच्चे? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो अगर एटॉमिक नंबर 1 है, इट मींस इसमें 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? 1। और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कितने प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ से ये देखिए
कि ये जो हमारा एटम है वो अभी न्यूट्रल फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है बच्चे? वो एक न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह का हमारे पास बनेंगे। ये हमारा सब सेल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करा मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को इसलिए दिखाया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली 1 ही होता है। और तो बहुत सारे एटम है, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज्यादा होते हैं और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे? 1 है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने जगह पे रिवॉल्व करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब इसके बगल में कोई दूसरा एटम आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट है जो इसके इलेक्ट्रॉन को ना खींच लेता है, छीन लेता है, चुरा लेता है। समझ में आ रही है बात? कुछ ऐसे एटम है जब वो इनके पास में आएंगे, अगर इनके नजदीक आते हैं तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को चुरा लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को वो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये ले लिए, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो ये वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा एक बात बताइए, इसमें प्रोटॉन 1 था। आप जानते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होते हैं बच्चे? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होते हैं बच्चे? नेगेटिव चार्ज होता है। जब प्लस और माइनस दोनों एक था, प्लस माइनस दोनों एक थे, यानी कि जितना प्रोटॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये हमारा जो एटम थे बच्चे वो हमारा न्यूट्रल था। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है यहाँ पे, अब प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इसका जो चार्ज आएंगे बच्चे वो क्या आएंगे? पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि मैम अगर इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता है? प्रोटॉन भी तो निकल सकते हैं। नहीं निकल सकते हैं, क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। वो किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जब कोई न्यूक्लियस के अंदर सबस्टेंस होता है तो उसको वहां से निकालना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वहां से हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज बना लिए और ये बन गया H+, ठीक है। अब इसे आयन क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन अब आता है कि आयन क्यों बोला जाता है? आयन इसलिए, आयन होते क्या हैं? तो चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। कोई भी एटम अगर चार्ज्ड है, या वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, डजंट मैटर, अगर वो चार्ज्ड है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चे? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आयन। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं H+ आयन। इसका मतलब है कि अर्हेनियस एसिड्स वैसे एसिड्स होते हैं जिसमें H+ आयन रिलीज हो जाता है। कब रिलीज हो जाते हैं? जब उसे हम एक्वस मीडियम में डालेंगे। और जब उसे हम एक्वस मीडियम में नहीं डालते हैं तो H+ आयन उस सबस्टेंस के पास में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, अच्छा मैम बताइए तो ऐसा कौन सा ऐसा एटम है जो कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, चुरा लेता है? कुछ ऐसे एटम का नाम बताइए जो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। तो बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चे। जो सबसे पहला हमारा नाम है वो है फ्लोरीन। वो हमारा क्या है बच्चे? फ्लोरीन है। सेकंड जो हमारा है वो है ऑक्सीजन। क्या है हमारा? ऑक्सीजन। और थर्ड जो हमारे हैं बच्चे वो है हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। फ्लोरीन का हो जाएगा F हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हो जाएंगे बच्चे? O हो जाएंगे। और नाइट्रोजन का क्या हो जाएंगे बच्चे? N हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, ये जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन के नजदीक आता है तो इसका तुरंत इलेक्ट्रॉन को चुरा लेगा। वैसे ये भी चोर है, ये भी चोर है। यानी कि ये तीनों क्या करेंगे? जब इसके नजदीक में जाएंगे, हाइड्रोजन के नजदीक में जाते हैं तो उसका H+ आयन खींच लेता है, ले लेता है, भाग जाता है वहां से। इसी के तरह अब यहाँ पे क्या है? सबसे ज्यादा ये सबसे पहले ये खींचते हैं, फिर ये आपको यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि लगातार आपको यहाँ पे दिए गए हैं।
आपको यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। कुछ ऐसे और भी एटम होते हैं जो कि वहां पे एक्वस मीडियम में या फिर बोल सकते हैं H+ आयन को वहां पे फॉर्मेशन करते हैं, जिसका नाम होते हैं बच्चे क्लोरीन होता है, जिसका कि सिंबल होता है Cl। फिर ब्रोमीन भी होते हैं जिसका सिंबल होता है Br। एंड फिर आयोडीन भी होते हैं जिसका सिंबल होता है I। ठीक है ना। अब यहां से देखिए, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ में मिलते हैं तो ये कौन सा एसिड बनाएंगे, HF हाइड्रोफ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चे, H2SO4 का। ठीक है। नाइट्रोजन के साथ तो HNO3 का। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा HCl, ये हमारा हो जाएगा HBr, ये हमारा हो जाएगा HI। ठीक है ना। तो इस तरह से बनते हैं हम। आप देखे होंगे अगर कहीं पे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, अगर कहीं पे पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे हम लिखते हैं IUM। क्या लिखते हैं, IUM। जैसे एल्यूमिनियम का हो गया, ठीक है ना। जैसे जहां पे H+ आयन यानी कि H+ आयन का फॉर्मेशन होता है उसके अंतिम में हम IUM लिखते हैं। जैसे सोडियम कौन सा आयन बनाता है, पॉजिटिव आयन, Na+ का फॉर्मेशन करते हैं। कैल्शियम, ठीक है ना, जो कि Ca+2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब जो है अगर किसी के ऊपर में यानी कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस अगर वो कटायन है, क्या है वहां पे कटायन, अगर वो कटायन है तो उसके लास्ट में क्या लगते हैं बच्चे, IUM। जैसे कि अगर यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम कटायन का फॉर्मेशन करे। कटायन किसे बोला जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। अगर कोई एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर कोई एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो हम उसे क्या बोलेंगे, कटायन। और कोई भी कटायन का अगर हम नेमिंग करते हैं, नाम नेमिंग करते हैं तो उसके लास्ट में हम लिखते हैं बच्चे IUM। जैसे कि अगर यहाँ Na+ है तो हम लिखेंगे सोडियम। अगर यहाँ पे है Ca तो वहां पे हम लिखेंगे बच्चे कैल्शियम। ठीक है ना। इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ से रिमेंबर रखेंगे और अच्छे से ध्यान में भी आपको रखना है कि मैंने आपको यहाँ से क्या बताया था। मैं जो भी यहाँ पे आपको बता रही हूँ बच्चे बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा भी रही हूँ और आई होप आपको इजीली समझ में भी आ रहा होगा, कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। लेकिन अगर किसी में नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चे, नेगेटिव आयन का, तो उसके लास्ट में मेनली हम लोग आइड लगाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि Cl क्लोरीन, तो Cl- बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे, क्लोराइड। ठीक है। तो इस तरह से हम वहां पे बोल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे O-2 बनाता है ऑक्सीजन तो हम उसे क्या लिखते हैं बच्चे, ऑक्साइड लिखते हैं। तो इस तरह से हम वहां पे बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे होते हैं। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट और आपको समझना है उससे पहले, वो हमारा है बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स। किसी भी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, किसी भी एसिड की बेसिसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो डिफाइन करने के लिए है द नंबर ऑफ replaceable hydrogen atom present in an acid। ठीक है ना। which it can releases when dissolved in water or in aqueous solution। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आपको बोला जा रहा है बच्चे, बेसिसिटी ऑफ द एसिड। किसी भी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, तो
तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि बेसिसिटी का मतलब क्या होता है। तो बेसिसिटी का मतलब है किसी भी एसिड में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन होते हैं, अगर हम उसे वाटर में मिलाते हैं या फिर अगर वो एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, कितने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे, कितने हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करेगा, वही उसकी बेसिसिटी होती है। अगर सिंपल में समझना है तो कि कोई भी अगर एसिड है तो एसिड में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि हाइड्रोजन तो कॉमन होते हैं सारे एसिड्स में। तो अगर उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो जो हाइड्रोजन हमारा है वो कितने नंबर में वहां पे रिप्लेस होंगे, कितने नंबर में वो वहां पे रिलीज होगा, उसी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम को उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। यहां से पढ़िए, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एन एसिड, किसी भी एसिड जो हमारा है उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहे हैं, उसी को हम उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। अब एक एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं, अगर आप देखें तो जैसे ये हमारा बेटा है HCl, तो ये जो हमारा HCl है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी हमारा 1 है। जब हम इसे एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसके आयंस वहां पे सेपरेट होंगे, तो आयन जो ब्रेक होगा वो कितने आयन बनाएंगे, एक बनाएगा H+ और दूसरा बनाएगा Cl-। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो रहे हैं, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, कितने भी हो रहे हैं, और जितने हो रहे हैं वही उसकी नंबर बेसिसिटी उसकी होती है। अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितने रिप्लेस हो रहे हैं, 1 हो रहा है, इट मींस इसकी बेसिसिटी क्या है बच्चे, इसकी बेसिसिटी क्या है, 1 है। समझ में आ रही है मेरी बात। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल प्रेजेंट इन एन एसिड, किसी भी एसिड में कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहे हैं, किसी भी एसिड में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहे हैं, वही उसकी बेसिसिटी होती है। जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि अगर हमारे पास एक एसिड है जिनका नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, तो HCl जो हमारा है उसमें H+ आयन और Cl- आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के कितने एटम रिप्लेस हो रहा है, 1 हो रहा है, इट मींस इसकी बेसिसिटी 1 है, और जिसकी बेसिसिटी 1 होती है उसे बोला जाता है मोनो बेसिक एसिड। ठीक है, क्या बोला जाता है, मोनो बेसिक एसिड। चलिए ठीक है, तो ये हमारा हो गया। सेकेंड एक एग्जांपल लेते हैं हमारा H2SO4 का, इसका लेते हैं H2SO4 का, जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये HCl है, उसे क्या बोला जाता है बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये जो हमारा है H2SO4, जब ये ब्रेक होंगे एक्वा सॉल्यूशन में, जब इसे हम डिसॉल्व करते हैं, किसका सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन, ये भी हमारा क्या है बच्चे, एक्वा सॉल्यूशन। तो एक्वा सॉल्यूशन में जब हम इसे डालते हैं H2SO4 का, तो ये किस में ब्रेक होते हैं, 2H+ और SO4 2-, ठीक है ना, ये -2। तो अब यहां से एक चीज रिमेंबर रखना है बच्चे, वो क्या है कि अब H+ आयन और माइनस ये कैसे बनते हैं, कैसे ये बन रहे हैं, तो इसके लिए क्या है कि आपको क्लास 9 का आयन पार्ट देखना होगा, या फिर आप क्लासेस में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हमारा जो चैनल है द अल्फा फिजिक्स क्लासेस, उस पे ये चीज दिए हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो रिप्लेस हो रहा है वो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, इट मींस इसकी बेसिसिटी कितनी है बच्चे, 2 है, इसकी बेसिसिटी कितना है, 2 है। तो फिर इसे हम बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चे इसे, डाइबेसिक एसिड। तो ये चीज आपको यहां से रिमेंबर रखनी है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है H3PO4, जिसे कि हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसे,
फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, किस सॉल्यूशन में डालते हैं बच्चे? एक्वस सॉल्यूशन में। तो जैसे ही आप इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये किसमें चेंज होते हैं? 3H प्लस और PO4 माइनस 3 आयन में। तो अब इस जगह में देखिए, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम रिप्लेस हो रहे हैं? 3, यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी है बच्चे? 3। और जितनी उसकी बेसिसिटी है, उस बेसिसिटी के रिस्पेक्ट में इसका जो नाम दिया गया है बच्चे, वो दिए गए हैं ट्राई बेसिक एसिड। क्या दिया गया बच्चे? ट्राई बेसिक एसिड। इसी तरह से अगर यहाँ पे 4 आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं, तो उसे पॉली बेसिक एसिड बोला जाता है। अगर वहां पे 4, 5, 6, 7 कुछ भी अगर वहां पे आ रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग पॉली बेसिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चे? पॉली बेसिक एसिड बोलते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ से रिमेम्बर रखनी है कि कैसे हम किसी की बेसिसिटी को हम कैसे किसी के डिफाइन कर सकते हैं। और वो जो हमारा बेसिसिटी होते हैं बच्चे, वो कैसे हम किसी का बता सकते हैं कि किसी की बेसिसिटी 1 है, 2 है, 3 है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि बेसिसिटी अगर किसी की देखनी है तो सबसे पहले वहां ये देखिए कि वहां पे कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहे हैं, और जितने उसके हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे वही उसकी बेसिसिटी होती है। जितने हाइड्रोजन एटम अगर रिप्लेस हो रहा है वो उसकी बेसिसिटी है। जैसे HCl में, तो HCl में कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहे हैं बच्चे? 1 हो रहे हैं, तो इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। अगर वहां पे रिप्लेस अगर 2 हो रहे हैं तो उसकी बेसिसिटी भी 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम वहां पे बता सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां से हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। चलिए यहां लिखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। अगर किसी एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या होते हैं? देखिए, when acids react with metal, they form salt and hydrogen gas. Okay? अगर कोई भी एसिड को अगर हम मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, एसिड को अगर हम मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अब अगर यहाँ एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा हो गया बच्चे मेटल और ये हमारा हो गया एसिड। तो जब मेटल को एसिड के साथ में हम रिएक्ट करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में निकालते हैं H2 गैस। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारा मेटल है, ये हमारा एसिड है, ये बना रहा है सॉल्ट और H2 गैस। अब यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं मेटल का। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ Zn का, जिसे हम लोग बोलते हैं जिंक। जिंक को अगर हम HCl, जिसे क्या बोला जाता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? सबसे पहला तो ये है कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होकर के यहाँ पे H2 गैस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, सबसे पहली बात। अब हमारे पास बचा मेटल और ये हमारा बचा Cl। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए Zn, लिखिए ये हमारा लिखिए Cl। ठीक है, Zn का वैलेंसी क्या होते हैं बच्चे? 2 होता है। क्लोरीन का वैलेंसी क्या होते हैं? 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनते हैं? ZnCl2। यानी कि यहाँ पे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होंगे वो क्या होंगे? ZnCl2, जिसे कि हम जिंक क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड जो कि एक तरह का हमारे पास सॉल्ट होते हैं। यानी कि अगर किसी मेटल को एसिड के साथ में हम रिएक्ट करवाते हैं, किसी भी मेटल को अगर हम एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चे? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और सॉल्ट के साथ साथ में किसका फॉर्मेशन करते हैं? हाइड्रोजन गैस को वहां पे रिलीज करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल मान लीजिए लेते हैं सोडियम का। तो Na को अगर हम H2SO4 के साथ में रिएक्ट करते हैं, Na हमारा क्या है बच्चे? एक मेटल है। क्या है हमारा?
मेटल, जिसका नेम क्या होता है, सोडियम। क्या नाम इसका होता है, सोडियम। ये हमारा क्या है बच्चे, H2SO4, ये हमारा एक एसिड है जिसे बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चे इसे, सल्फ्यूरिक एसिड। जब इनको हम रिएक्ट करते हैं तो ये जो हमारा H2 है वो तो एग्जैक्ट यहाँ पे H2 गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे और हमारे पास में बचेगा क्या, Na और SO4। चलिए अब इसका देखते हैं क्या फॉर्मूला बनते हैं। Na हो गया बच्चे हमारा, ये हो गया SO4, ये हमारा हो गया 1, इसकी वैलेंसी 2, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसका क्या फॉर्मेशन करेंगे, Na2SO4, जिसे क्या हम लोग बोलते हैं बच्चे, सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, अब ये जो रिएक्शन जो हम बना रहे हैं, ये वैलेंसी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, वैलेंसी निकाल रहे हैं, तो ये बच्चे क्लास 9 का पार्ट है, क्लास 10 का नहीं है। ये आपको आनी चाहिए क्योंकि आप क्लास 10 में पढ़े, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाया था, तो अगर आप रिएक्शंस तभी आप बना पाएंगे जब आपको ये चीज आपको अच्छे से आएगी कि कौन सा मेटल या कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो क्या आयन, किस आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, नेगेटिव आयन बना रहे हैं, या फिर क्या बना रहे हैं, तो वो यहाँ से पता होना चाहिए। तो ये हमारा सोडियम है। सोडियम को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं जिसका नेम होता है H2SO4, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चे, सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। और सोडियम सल्फेट एक तरह का क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, और साथ में वहां पे क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ओके, तो यहां से ये आपको रिमेंबर रखना है कि अगर किसी भी एसिड को अगर हम मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो जो हमारा एसिड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, वहां पे किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस को वहां पे रिलीज करते हैं। यहाँ पे एक चीज और यहाँ है, टेस्ट फॉर H2 गैस। जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा Na है प्लस HCl है, तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, NaCl को, और साथ में क्या रिलीज करेंगे, H2 गैस। ये हमारा H2 क्या है, हमारा गैस है। ये हमारा क्या है बेटे, ये हमारा मेटल है, ये हमारा क्या है, एसिड है, और ये हमारा क्या है, सॉल्ट है। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। बिल्कुल गुड। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारा क्या है बच्चे, वो हमारे हैं सोडियम क्लोराइड। अब यहां से देखिए, अब मेन पॉइंट यहाँ से आती है, अगर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है तो ये कैसे हम चेक कर सकते हैं, कैसे हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके पीछे ही एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या करेंगे कि एक यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ले लेंगे इस तरह का, ठीक है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा पकड़ने वाला है, जो टेस्ट ट्यूब को पकड़ के हम हाथ से रखेंगे क्योंकि यहाँ पे मेटल है और साथ में एसिड भी है, तो वहां पे हाईली रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसमें हम मिलाते हैं सोडियम को और इसमें मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों को मिक्स करते हैं, और ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। जब दोनों के बीच में रिएक्शन होंगे तो रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा बच्चे, यहाँ पे NaCl। तो NaCl तो इसके अंदर ही रह जाएंगे, लेकिन जो हमारा ये हाइड्रोजन गैस है ये तो गैस के फॉर्म में है, ये क्या करेंगे, ऊपर की ओर आएंगे, ये तो जाकर के एटमॉस्फेयर में एयर के साथ में मिल जाएंगे। तो जब ये एयर जो हमारा हाइड्रोजन है वो ऊपर की ओर आते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, ये चेक करने के लिए इसमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है या फिर अदर गैस प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेकर के आएंगे माचिस होता है, माचिस को वहां जला दीजिए, और माचिस को जो मैच स्टिक होता है उसको जला करके और यहाँ पे रखते हैं। मैं इस तरह से मानते हैं माचिस है, इस तरह से हम माचिस को जला देते हैं। तो जैसे ही ये गैस, अगर ये गैस हाइड्रोजन है, तो जैसे इसके कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो पॉप साउंड बोला जाता है उसको, उस तरह के वहां पे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। और अगर किसी भी रिएक्शन में अगर पॉप साउंड हो रहा है, फटाक मतलब थोड़ा सा पॉप साउंड करेगा, वहां पे फटाक सा छोटा सा करता है, तो अगर उस टाइप का अगर पॉप साउंड कर रहे हैं, इट मीन्स वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। और अगर पॉप साउंड नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट नहीं है। देखिए, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टीचर, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि एक रिएक्टिव एसिड्स होते हैं, तो ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो अगर आप टीचर के साथ में मिल करके हेल्प लेकर के करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब इस तरह का एक देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कि हम स्लैग लाइम बोलते हैं।
इसका जब ब्रेक डाउन करते हैं, जिसका डिकम्पोजिशन हम करते हैं, इसका क्या करते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन। जब इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर यहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब लेकर के, मानते हैं ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को रखा और इसे मैंने नीचे से हीट दे दिया। ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने किसे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को, और नीचे से मैंने हीट किया। तो क्या नीचे से हीट करने के बाद यहाँ से गैस तो निकलेंगे, और यहाँ हमने जला करके मैच स्टिक भी रखा है, लेकिन क्या यहाँ पॉप साउंड रिलीज होगा, बिल्कुल भी रिलीज नहीं होंगे। क्यों रिलीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पॉप साउंड जो होते हैं वो ओनली हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करते हैं। तो ये चीज आप यहाँ से रिमेम्बर रखेंगे। ओके, तो इस तरह से आप यहां से रिमेंबर रख सकते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। होगा, चलिए इसके बाद आज मैं लास्ट पार्ट इसका बताने वाली हूं, जिसमें कि मैं एक और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूं कि ये Ag+H2SO4 है। ठीक है, Ag+H2SO4 ये क्या है, मेटल, ये क्या है, एसिड। गुड, ये किसका फॉर्मेशन करना चाहिए था, सॉल्ट प्लस H2 गैस का, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हमारे पास यही होती है कि अगर किसी भी मेटल को एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस H2 गैस बनाते हैं। ये Ag क्या है, सिल्वर। Ag किसे बोलते हैं, सिल्वर को। H2SO4 मतलब क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 मींस क्या होते हैं बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। तो सिल्वर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो इसे क्या, सिल्वर सल्फाइड सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होते हैं, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। अच्छा, तो रिएक्शन नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होता है, कोई तो रीजन होना चाहिए कि यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए हर जगह में क्या होते हैं कि जो हमारा मेटल है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। हर एक रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी मेटल किसी दूसरे सबस्टेंस को या किसी दूसरे मेटल को तभी हटा सकते हैं जब उसकी रिएक्टिविटी उससे ज्यादा हो, उसकी रिएक्टिविटी उससे ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है Na+HCl, तो इसका ये जो फॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चे वो NaCl+H2। तो Na जो हमारा है, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके ना Cl के साथ में कनेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, बोल सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये है। अब यहाँ पे भी तो यही होना चाहिए था कि सिल्वर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था, तभी तो उसको जगह से हटाएगा, लेकिन सिल्वर जो होते हैं वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं। सिल्वर जो होता है वो हाइड्रोजन से क्या होते हैं बच्चे, लेस रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। आपको हम बता देते हैं, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव 3 मेटल होते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में हमेशा आ सकते हैं। एक हमारा होता है कॉपर, एक होता है Hg यानी कि मरकरी, और एक होता है Ag यानी कि सिल्वर। ये तीनों जो हमारा मेटल है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। इट मींस अगर कहीं पे इन तीनों के साथ किसी एसिड का रिएक्शन आता है तो डायरेक्टली आप लिखेंगे नो रिएक्शन। रीजन अगर आपसे पूछा जाएगा क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इन सब से ज्यादा रिएक्टिव है, और ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण सिल्वर इसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ से रिमेंबर रखना है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पहले पढ़ रखा है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझा दूंगी, रिमेंबर आप रख लीजिएगा। तो ये है, यहाँ पे सिल्वर को जब H2SO4 के साथ में रिएक्ट किया गया तो क्यों रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सिल्वर जो होते हैं हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। सोडियम HCl के साथ में क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये आप रिएक्शन हमेशा रिमेंबर रखेंगे कि अगर किसी मेटल को एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाएंगे सॉल्ट और साथ में बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये भी देखना वहां पे है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, ये वहां से आपको रिमेंबर रखनी होंगी। अब एक चीज थोड़ा सा बता देते हैं, ये है Ag मीन सिल्वर। तो सिल्वर जो होता है कम रिएक्टिव होता है, इसलिए तो उसका ऑर्नामेंट्स हम लोग बना करके पहनते हैं। आपके घर में
जो फीमेल होती हैं वो सिल्वर का ऑर्नामेंट्स पहनती है। अगर वो हाईली रिएक्टिव होता तो क्या हम उसका ऑर्नामेंट्स पहन सकते थे? सोडियम भी तो मेटल है, फिर उसे केरोसिन में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इसी तरह से इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये बहुत 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 लेस रिएक्टिव होते हैं। अगर कोई इसका ऑर्नामेंट्स पहनता है तो अगर आज पहनेंगे ना तो 5 साल 6 साल 7 साल के बाद क्या होते हैं, इसका कलर थोड़ा सा डिस्कलर होना स्टार्ट होते हैं, यानी कि ये इसका जो है रिएक्टिविटी स्टार्ट होती है, तो इसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। तो यहाँ से आप रिमेंबर रखेंगे। आज तक मैंने जो बताया है, अगर इसमें किसी भी तरह की परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारे चैनल द अल्फा फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।